हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तरंग चैप्टर के बारे में हम जानेंगे, वेव्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरंग। अब तरंग होता क्या है? सबसे पहले तरंग की अगर हम बात करें तो यहां पर देखते तरंग किसी माध्यम में वह विक्षोभ, ठीक है, या फिर डिस्टरबेंस है जो बिना अपना रूप बदले एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। ठीक है, बिना अपना रूप को परिवर्तित करते हुए वो निश्चित वो है जो आगे बढ़ेगा, तथा माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग या फिर वेव मोशन कहते हैं। मतलब दो मेनली सिंपल सी यह बात है कि कोई भी माध्यम है उसमें अगर डिस्टरबेंस है, ठीक है, किसी माध्यम में कोई डिस्टरबेंस है जो बिना अपना रूप बदले एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे वेव मोशन या उसी को हम तरंग गति बोलते हैं। अब तरंग जो है मेनली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं यांत्रिक तरंगों को कि मैकेनिकल वेव्स होती क्या है। तो ये वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यानी कि ये तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिसको जो है मेनली एक कोई ना कोई आपको माध्यम चाहिए, चाहे वो वायु का माध्यम हो, चाहे वो ठोस माध्यम हो या तरल माध्यम हो, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। बिना ये माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ऐसी जो चीजें या ऐसी जो तरंगे कहलाती हैं वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है मैकेनिकल। अब विद्युत चुंबकीय की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। यानी कि यहां पर जो है इसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन इनको माध्यम की जरूरत है। जैसे कि अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को जरूरी है कोई ना कोई माध्यम, या यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट निर्वात में भी स्पीड में चलती है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जिसको माध्यम की जरूरत है वो यांत्रिक तरंग हो जाएगा, और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बात करते हैं यांत्रिक तरंग की। तो अब यांत्रिक तरंग में दो प्रकार के होते हैं। अब यांत्रिक में दो प्रकार के कौन कौन से? तो पहला है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो वेव्स हैं, ठीक है, तो उस तरंग की जो दिशा है, ठीक है, तरंग की गति की जो, देखिए जैसे इस डायग्राम के माध्यम से समझिए कि तरंग जो है, तरंग की गति की दिशा देखिए इस साइड है ना, यहां पे है तरंग की गति की दिशा, और जो कण उसके कंपन कर रहा है उसके लंबवत है। अब कण जो है कंपन कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये उसके जो है लंबवत है, और ये हो जाता है आपका सुरंग और ये हो जाता है गर्त। इसमें दो चीजों का निर्माण भी हो। तो जो इस प्रकार की तरंगे होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, एकदम सिंपल सा है कि उसकी जो दिशा है गति करने की, उसके लंबवत होगा उसके कणों का कंपन। तो ये देखिए दिशा ऐसी है और कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये इसके लंबवत हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चल, और इसके जो गैप बन रहा है तो ऊपर वाला सुरंग होता है और नीचे वाला गर्त कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि ये इस टाइप की चल रही है तरंग, अब इसमें से पूछता है गर्त कौन सा है, तो गर्त यहाँ पर यह गर्त है, ऐसे है, तो नीचे वाला गर्त यहां से ऐसे कर सकते, ये ऊपर वाला सुरंग, ये गर्त, ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग की। किसकी? अनुदैर्घ्य तरंग की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। तो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या उसके समान होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये जा तो रहा है और इनकी दिशा भी वही है और कंपन की भी दिशा वही है, तो सेम जो है, इसलिए यहाँ पर दोनों बराबर है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंगे। और यहाँ पर अगर हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात करते हैं
देखिए यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये जो है सी संपीड़ित है, मतलब, और यहाँ पर मतलब ये जो है सी यानी यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, यहाँ पर आर हो गया यानी कि विरल माध्यम में आ गया ये, ठीक। और अगर हम बात करें, ये है आर, और फिर यहाँ पर सी मतलब कंप्रेस और घट बढ़ रहा है ना, ये चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो मेनली अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। अब जो मेनली है तो देखिए कुछ चीजें हैं, पॉइंट है यांत्रिक तरंगों के बारे में। अभी किसके बारे में बात चल रही है, मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात चल रही है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने दो पढ़ा, जो मैकेनिकल के अंतर्गत अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो अभी यही चल रहा है, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं पढ़ा है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स निर्वात में संचरित नहीं होती हैं, वही उसको कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता है। जल में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे तथा ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। प्रकाश तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंगे जो है रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, ऊष्मीय तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। ये तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती हैं। तो ये तरंगे कौन सी थी आपकी, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है, उस दूरी को दोलन का आयाम या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ आवर्त गति से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर भी कंपन होता है यानी कि कुछ ना कुछ उसमें तरंगे निकलेगी। तो देखिए आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उस क्षण पर उस कण के कंपन को कहते हैं। यानी कि जो मेनली अगर कोई आवर्त गति, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था आवर्त गति एक पेंडुलम को, कि इधर से इधर ये एक ही मार्ग पे आगे पीछे जा रही है, तो उसकी जो दिशा है, गति की जो दिशा है, और उसको जो राशि के रूप में निरूपित करते हैं, तो वो जो कण है जो कंपन करा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को, उस कण के कंपन को हम कहते हैं कि उसकी जो दिशा क्या होगी, उसकी क्या राशि निरूपित होगी। बात करते हैं हम तरंग गति में समान कला में उत्पन्न करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन किया बोला जाता है कि वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसे एम से व्यक्त किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो वेवलेंथ होता है उसका आपको बताना है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक मीटर होता है। एक आवर्त काल में तरंग दैर्घ्य, ठीक है, एक आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी उसके तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। यानी कि एक जो आवर्त काल है उसमें वो जितनी भी दूरी तय करेगा वो उसके तरंग दैर्घ्य के जो है बराबर दूरी तय करेगा। तो अर्थात यहां पर ये फॉर्मूला दिया गया है। अथवा तरंग का वेग तरंग की आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग की जो आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, और जो लैम्डा अगर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका जो है यहां पर वेग आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। अब बात करते हैं ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि जो है सदैव किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से ही उत्पन्न होती है। जीवधारी अपने गले की झिल्ली को कंपित करके मुंह से ध्वनि निकालते हैं। इन कंपनों की आवृत्ति 20 से 20,000 प्रति सेकंड होती है। कितनी, 20 से 20,000 प्रति सेकंड के बीच में होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी कंपन आवृत्ति होती है, तो 20 से 20,000 प्रति सेकंड के बीच में होती है। अब ध्वनि तरंगों की बात करें तो इसके अंतर्गत तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगों की बात करें जो ऑडिएबल वेव्स हैं, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। उसकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इतना हम सुन सकते हैं, 20 से नीचे नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर भी हम नहीं सुन सकते। तो ये हमारी होती है श्रव्य तरंगे। बात करें अश्रव्य तरंगों की तो इनमें क्या होता है, इंफ्रासोनिक वेव्स की बात करें तो जिन तरंगों की आवृत्तियां
निम्न श्रव्य तरंग यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है वो अश्रव्य तरंगे कहलाती है, यानी कि 20 से नीचे अगर है तो अश्रव्य तरंगे कहलाएंगी, और जो 20,000 से ऊपर होंगी वो पराश्रव्य कहलाएंगी। अल्ट्रासोनिक की बात करें तो जिन तरंगों की आवृत्ति उच्चतम श्रव्य यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती है पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। मनुष्य के कान इन तरंगों को नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ जीव जंतु जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़, डॉल्फिन आदि जो है इनको सुन सकते हैं। जैसे कि जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, जैसे भूकंप की तरंगे आती है तो इन लोग को पहले ही पता चल जाता है क्योंकि ये सुन लेते हैं, और हम लोग उसको सुन नहीं पाते हैं। इस तरीके से ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो 3 भागों में विभक्त है, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे? याद रखने का सबसे अच्छा तरीका सिंपल याद कीजिए, जो हम सुन पा रहे हैं 20 से 20,000 वो श्रव्य है यानी कि सुनने लायक है, जो हम 20 से नीचे नहीं सुन सकते उनको वो अश्रव्य है, और जो बहुत ही ज्यादा पराश्रव्य हो गया भाई, परा हो गया, परे है, सुनने से परे है, यानी कि 20,000 से ऊपर की ध्वनि हो गई तो आप उसको सुन ही नहीं सकते, तो वो पराश्रव्य हो गया। परा लग गया यानी कि बड़ी चीज यहां पर आएगी। तो बड़ा और छोटा में बस अंतर है, अश्रव्य और पराश्रव्य दोनों सेम ही है, बस अश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है, और जो पराश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, जिसको कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़ और डॉल्फिन सुन सकते हैं, इंसान उसको नहीं सुन सकते। अब देखिए चमगादड़ का क्या दिया हुआ है एक फैक्ट, कि चमगादड़ लगभग 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। उड़ते समय चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ऐसा बोला जाता है चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता और वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं और वो ध्वनि सुनते हैं, यही पराद्रव्य जो पराश्रव्य ध्वनि है इनको सुनते हुए एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ते हैं। तो कितना सुनते हैं? 1 लाख आवृत्ति तक वो सुन सकते हैं। अब ध्वनि की चाल की बात कर लेते हैं। तो ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है और उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैसों में होती है। सबसे आईएमपी क्वेश्चन ये वाला है कि ध्वनि की चाल जो होती है वो वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और जल में ध्वनि की चाल होती है 1493 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखिए 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं कि ध्वनि जो है आपका सबसे तेज किस में चलता है? तो सबसे तेज चलता है ठोस में। के बाद बात करें कि ध्वनि जो है वायु में कितनी स्पीड से चलता है, तो वो चलता है 332 मीटर पर सेकेंड से। जल में कितना चलता है? तो जल में चलता है वो 1493 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कितना चलता है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत है, वो यांत्रिक तरंग है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि ध्वनि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका क्या परिवर्तित नहीं होता? तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है परिवर्तित नहीं होती, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य जो उसको हमने लैम्डा से डिनोट किया था, और चाल यानी कि वेग, उसका जो है स्पीड या चाल उसकी बदल जाती है। तो ये 2 चीज याद रखना, चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है लेकिन उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। देखिए मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि 2 से 3 बार आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए जरूर अच्छे से सुनिए, उसको लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, इन पॉइंट्स को लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक बार लिखते हो तो वो 5 बार आपको पढ़ने के बराबर फायदा देता है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य तथा आयाम पर निर्भर नहीं करती। तरंग दैर्घ्य और आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करेगी ध्वनि की चाल। तो ये भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या परिवर्तित नहीं होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होगी, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, चाल जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, और ध्वनि की चाल जो है वो तरंग दैर्घ्य और आयाम पर भी निर्भर नहीं करती है। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। पूरा ये आईएमपी है, इसमें से एक नई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे रेलवे का एग्जाम होना है, जरूर एक नई क्वेश्चन आएगा।
अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ चीजें कि कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल, तो देखते हैं कैसे। और वो भी चाल जो दिया हुआ है, आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें 260 मीटर पर सेकेंड, वायु में 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो उसमें 405 चलेगा। एल्कोहल में 1213। हाइड्रोजन इस तरीके से पूरा आपको दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा लोहा की बात करें तो लोहा में है 5130 और एल्यूमिनियम में है 6420। तो सबसे ज्यादा ठोसों में तो होता है, ठोसों में भी इनमें से किस में, एल्यूमिनियम में। तो कभी अगर आपको ऑप्शन में लोहा और एल्यूमिनियम अगर मिले तो आपको एल्यूमिनियम में टिक करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका ज्यादा है। कांच भी ज्यादा है, लोहा तो है ही। लोहा, कांच और एल्यूमिनियम, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा है, तो लोगों ने सबसे ज्यादा आंसर लोहा लगाया था, तो लोहा गलत हो गया, क्योंकि तीनों ठोस ही है। तो ठोसों में ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा लोहा में ही ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम में यहां पर ज्यादा है। 6420 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ चीजें याद रखना है। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, जल का याद रखना, 1493, एल्यूमिनियम 6420, लोहा 5130, और उसके बाद वायु में 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखना होगा। बात करते हैं कुछ और चीजों की, रडार की। तो रडार जो है आपका, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके दुश्मनों के जलयानों व वायुयानों का पता लगा लेता है। कौन कौन से सूक्ष्म तरंगों का आपका यूज करेगा ये, और पता लगा लेगा जलयानों का, और यहां पर वायुयानों का पता चलाएगा उसके रेंज में जैसे ही वो आएगा। सोनार टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें पराशब्द तंगे का उपयोग करके समुद्र तट में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? पराशब्द, ये समुद्र है, इसमें कोई वस्तु यहाँ पे डूबी हुई यहाँ पे पड़ी है, तो सोनार में क्या करेंगे, यहाँ से एक पराशब्द ध्वनि भेजेंगे, तो जहां जाके टकराती है, जैसे यहाँ गहराई है लेकिन यहाँ पे टकराई और वापस आ गई, तो उससे पता चल जाता है। दूरी भी पता चल जाती है कि कितनी दूरी पे वस्तु है और कहां पर वस्तु है। इन सब चीजों का इनसे पता लगाया जाता है। तो सोनार टेक्निक के द्वारा ये चीजें पता लगा ली जाती हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सबसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है सोनार टेक्निक से कि सोनार टेक्निक में कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंग यानी कि जो कि 20,000 से ऊपर की हैं, जो 20,000 से ऊपर की हैं, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अब जो इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जब स्रोत, ठीक है, जब स्रोत या श्रोता की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदलती हुई सी प्रतीत होती तो इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी कि वही है ट्रेन वाला एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल है कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये रेलवे लाइन है और ये यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो जैसे जैसे और हॉर्न बजा रही है, जैसे जैसे ट्रेन इसके पास आएगी तो बहुत तेज सुनाई देगा और आगे जाएगी तो एकदम धीमे होती जाएगी। तो यही है डॉपलर इफेक्ट। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। इस घटना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। यदि कोई श्रोता, मतलब कोई स्रोत श्रोता के निकट आ रहा है, देखिए यहां पर ये है श्रोता, ये है, और कोई स्रोत यानी कि वह रेलगाड़ी इसके पास आ रही है, तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है। बनी सी बात है, यहां से बढ़ती हुई यहां पे बढ़ती हुई प्रतीत होगी। और यदि श्रोता से दूर जा रहे, मतलब यहीं से वो आगे जाने लगी, तो ध्वनि की आवृत्ति कम हो जाती है। यही चीज बोली गई है डॉपलर प्रभाव में। कोई चीज पास आ रही है तो आवृत्ति बढ़ेगी, और ध्वनि दूर जा रही है तो आवृत्ति घटेगी। यह है डॉपलर प्रभाव। इस प्रभाव को ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने सन 1842 में प्रस्तुत किया था, और इसका सूत्र इस प्रकार है। आभासी आवृत्ति प्रक्षेपक के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग इंटू वास्तविक आवृत्ति। तो इस फॉर्मूले से हम मेरे लिए आपको याद रखना है कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एक रेलगाड़ी है, वो एक व्यक्ति के करीब आ रही है हॉर्न बजाती हुई, तो उस समय जो हॉर्न है यानी कि जो आवाज आ रही है विसिल की, उसकी आवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी। तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि पास आ रही है तो पास आ रही है तो बढ़ेगी, ज्यादा तेज सुनाई देगा, और दूर जाएगी तो घटेगी, क्योंकि दूर जैसे जैसे ट्रेन जाएगी हमको कम सुनाई देगा। तो आई होप कि डॉपलर प्रभाव आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि ध्वनि और नॉइज में अंतर क्या है, शोर में अंतर क्या है। वह ध्वनि जो सुनने में कानों को प्रिय लगे, मधुर लगे, अच्छा लगे, तो उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड या फिर सुस्वर ध्वनि। और वह ध्वनि जो सुनने में कानों को कटु लगे, अप्रिय लगे, तो उसको हम बोलते हैं शोर यानी कि नॉइज, उसको हम बोलते हैं। सुस्वर ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता।
यानी कि बात की जा रही है इंटेंसिटी की, पिच की, और गुणता यानी कि जो क्वालिटी है, और टिम्बर है मतलब उसका जो रूप है उसके बारे में यहाँ पर बात की। मतलब स्वर ध्वनि में ये तीन चीजें, जैसे गाना आप सुनते तो उसकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका पिच अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे जो गायक लोग गाते तो उसमें रहता है कि ये पिच का, इसका हाई नोट है, इसका हाई पिच है, इसका थोड़ा लो पिच है, इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं सुस्वर ध्वनि में। प्रबलता की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि कान को मंद अथवा तीव्र प्रतीत होता है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता श्रोता के कान की संवेदिता, ठीक है, संवेदिता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने पर कान की प्रबलता भी बढ़ती जाएगी, ये चीजें बोली गई हैं। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये सब चीजें ज्यादा हमको याद नहीं रखना है, मेनली इसका याद रखना है एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻⁶ जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तथा प्रयोगात्मक मात्रा जो है बेल होता है, और उसके 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है कि ध्वनि को जो नापा जाता है तो किसमें नापा जाता है, ध्वनि की इकाई बोली जाती है तीव्रता की, तो उसको हम डेसिबल बोलते हैं। तो आपकी आवाज की इंटेंसिटी, जैसे कि आप उसमें जाओगे ये मर्चेंट नेवी वगैरह की अगर आप वैकेंसी देखते हो तो उसमें आपकी आवाज को जो है चेक किया जाता है कि आपकी कितने डेसिबल की आवाज है। जैसे कि मैं अपियर हो चुका हूं एक बार इस टाइप के टेस्ट में, तो मेरी नापी गई थी तो लगभग 18 डेसिबल के आसपास जो है मेरी ध्वनि आकी गई थी। तो इस तरीके से जो है ध्वनि नापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आयाम यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है, तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमाती जो है अनुक्रमानुपाती होता है, और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमाती तथा माध्यम घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये सब चीजें जो है नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेनली जो है क्या है कि जो दूरी होगी उसके जो है व्युत्क्रमाण, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। प्रबलता जो होगी, इंटेंसिटी जो होगी, उसका जो भी दूरी है उसके वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होगी, और आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। ये सब चीजें यहां पर बोली गई हैं। अब बात करते हैं कुछ ध्वनियों की तीव्रता के स्तर। जैसे कि देखिए फुसफुसाहट की अगर बात की जा रही है तो फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल होता है, मतलब नॉर्मल बातचीत। तो वही जब चेक होता है, जब आपकी आवाज चेक की जाएगी तो आपसे बोला जाएगा आप नॉर्मल बिल्कुल बोलिए, ठीक। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल होता है। जोर जोर से बातचीत 50 से 60 डेसिबल होता है। यानी कि जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा जो है ये साधारण बातचीत के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम पे रहेगा, यानी कि 40 पे रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं मैक्सिमम दे रहा हूं। जोर जोर से बातचीत की बात करें तो 50 से 60, ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा 100, मोटरसाइकिल की बात करें तो 110, सायरन की बात करें 110 से 120 डेसिबल होता है, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170 और मिसाइल 180 डेसिबल तक उसकी आवाज होती है। तो ये बोली जाती है। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ये 3 शुरू की, फुसफुसाहट 15 से 20, साधारण बातचीत 30 से 40, जोर जोर से बातचीत 50 से 60। ये 3 चीज आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब पिच की बात करते हैं। पिच क्या होता है? ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि को मोटा और तथा तीक्ष्ण कहा जाता है। पिच की बात की जा रही है, पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर उसका जो है पिच कम हो जाता है तथा ध्वनि मोटी तथा सपाट प्रतीत होती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर जो है पिच भी अधिक हो जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण एवं पतली यहां पर सुनाई देती है। बच्चों की बात करें, बच्चों और स्त्रियों की आवाज पतली होती है, अतः उनका जो तारत्व है अधिक होता है, तथा पुरुषों की आवाज भारी होती है, अतः उसका तारत्व कम होता है। यानी कि किसी की भी अगर आवाज पतली है तो मतलब उसकी पिच जो है अधिक है, और किसी की आवाज मोटी है मतलब उसका पिच कम है, तारत्व कम है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि किसका पिच कम है और किसका पिच अधिक है। क्वेश्चन यहां से ऐसा आएगा, आता भी है, कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है कि स्त्रियों की आवाज इतनी पतली क्यों होती है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि उनका पिच जो है हाई होता है, तारत्व अधिक होता है, जिस कारण से स्त्रियों की आवाज पतली होती है। तो यहां पर हमने आज जाना ध्वनि के बारे में, यांत्रिक तरंगों के बारे में जाना, हमने जाना
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में जाना, जिससे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं, उन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइए जी हाँ आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। और ये फिजिक्स जो है जल्दी खत्म होने वाली है आपकी, और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नए होने वाले हैं इस चैनल पे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।